हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है वो सीखने वाले हैं कि बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है। हालांकि एवोगैड्रोस नंबर जो होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो तरीका अपनाया गया था वो चार्ज से रिलेटेड था, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से रिलेटेड। तो 1 मोल ऑफ बेसिकली इलेक्ट्रॉन लेके उसको सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया गया, तो तब जाके एवोगैड्रो नंबर जैसी कोई चीज़ आई। बट एनीवे, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। मुझे जो सबसे इजी मेथड लगता है वो एवोगैड्रोस नंबर डिटरमाइन करने का, वो ये लगता है। आप लोग ने सुना ही होगा कि एक प्रोटॉन जो होता है उसका अप्रॉक्सीमेटली जो मास होता है, उसका मास ऑफ प्रोटॉन, उसको मैं लिख देता हूँ MP, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज़ नियरली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसका जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1.672 एंड आगे शायद 6 है, और भी कुछ डेसिमल प्लेसेस हैं। और जो न्यूट्रॉन है बेसिकली उसमें कुछ 1.6749 ऐसे करके कुछ तो आगे है। तो वो सब चीज़ों की डिटेल्स में ना जाते हुए हम लोग सिंपली जो है बेसिकली ये याद रखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। अब लिसन, एक्चुअल में कैसा होता है ना कि जब न्यूक्लियाई बनते हैं, जब बहुत सारे प्रोटॉन्स जो सेपरेट सेपरेट हैं उनसे मिलके जब कोई न्यूक्लियस बनता है, तो इसका जो मास है, मास ऑफ लेट्स से फर्स्ट केस इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ द सेकंड केस। मतलब एक्चुअल में होता ये है कि मास डिफेक्ट नाम की चीज़ आ जाती है। मतलब अगर ये जो प्रोटॉन्स है ना, इनको जब जोड़ना होगा और एक न्यूक्लियस बनानी होगी, तो उन्हें कुछ मास लूज करना पड़ेगा, जो कि बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा अंडर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का इंट्रैक्शन। मैं बहुत ही शॉर्ट में बोल रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे कैसी चीज़ें हो रही हैं वो बताना नहीं है। मेरा ये एवोगैड्रोस नंबर ऑब्टेन करना मकसद है। बट मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि बेसिकली अगर देखो, क्योंकि देखो ये प्रोटॉन 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 सब पॉजिटिव चीज़ें हैं, सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो ये आपस में डायरेक्टली जुड़ नहीं सकती हैं। यानी जुड़ना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है उसे ओवरकम करना होगा। तो इसका मतलब इसे एक ऐसे फोर्स के अंडर में आना होगा जो कि इससे भी ज़्यादा बेसिकली स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से ज़्यादा, कूलम रिपल्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा कुछ होता है कि बेसिकली वो इनका मास यूटिलाइज करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उतनी एनर्जी जो है रिलीज कर देता है एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स के लिए। वो यूनिवर्स में फेंक देता है, तो वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। और वो जो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है तो बेसिकली न्यूक्लियस एक बाउंड स्टेट में आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी स्टेट में आ जाता है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव, यू कैन से। तो बेसिकली अगर आपको इस चीज़ से फिर ये बनाना है, यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ना है, देन यू हैव टू प्रोवाइड दैट मच एनर्जी विच वॉज रिलीज। जो एनर्जी रिलीज किया था आपने, उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगी, वरना ये न्यूक्लियस तोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, तो उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वो मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ न्यूक्लियर फिजिक्स में ज़रूर डिस्कस करूँगा। एंड बेसिकली वो मैं डिटेल में जब चैप्टर लूँगा तब। यहाँ पे चलिए एक शॉर्ट वीडियो ही रखते हैं 5 मिनट के आसपास, जिसमें मैं एवोगैड्रो नंबर ड्राइव करूँगा। तो एनीवे, जब ये मास जो है बेसिकली लूज़ होता है थोड़ा सा, तो जो न्यूक्लियस बनती है उससे नया मास आता है। ठीक है, कुछ और मास आता है, थोड़ा सा अलग मास आता है। तो एक्चुअल में ऐसा देखा गया कि 12 लेट से प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से मिलके कार्बन बना, है ना, कार्बन 12 बना। और इसको जब हमने 12 से डिवाइड किया, तो मतलब इसके मास को 12 से डिवाइड किया, तो हमें वैल्यू जो है ना वो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बराबर आना चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। क्यों? मास डिफेक्ट की वजह से थोड़ी कम आई। वो वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो इसे हमने एक नाम दे दिया 1 AMU। ठीक है, 1 AMU। ये kg में इतना हो गया, या फिर इसको ग्राम्स में लिखना है,
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 के 3 जीरो जो हैं इसमें ऐड होके बेसिकली आपको 10⁻24 मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली 12 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का मास जो होना चाहिए था उससे थोड़ा सा कम है, तो इसको स्टैंडर्ड बना लिया गया, इसको जो है 1 AMU मान लिया गया। नाउ लिसन, तो ऐसा मान के चलते हैं कि अब ऐसा मान ले रहे हैं कि एक बाउंड न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन का मास जो होता है इन बाउंड न्यूक्लियस, बेसिकली एक प्रोटॉन का मास जो है अप्रोक्सीमेटली, है ना, एक प्रोटॉन या फिर और एक न्यूट्रॉन का जो मास है अप्रोक्सीमेटली कितना है, इट इज सिंपली हम लिख सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻27 kg या फिर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। मैं ग्राम यूज़ करूँगा, ग्राम से अभी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो बेसिकली 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम में आप देख सकते हैं एक प्रोटॉन जितना वजन आ रहा है, एक प्रोटॉन बस रहा है, बेसिकली इतने ग्राम में एक प्रोटॉन बस रहा है, इतने में कंटेंड है बेसिकली। तो फिर 1 ग्राम में कितने प्रोटॉन्स होंगे? तो 1 ग्राम में आप क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, डिवीजन में ले जाएंगे, तो 1.66 इंटू 10⁻24 आ जाएगा नीचे। और बेसिकली ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगी वैल्यू के 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन्स मीन सिंपली 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। इसी चीज़ का जो नाम है वो हमने क्या रख दिया है, एवोगेड्रोस नंबर। सो इतने मतलब 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन का मतलब होता है इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एवोगेड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये होता है एवोगेड्रो नंबर। तो एवोगेड्रो नंबर कुछ और नहीं, बेसिकली क्या है एवोगेड्रो नंबर, सिंपली क्या चीज़ है, आपका एवोगेड्रोस नंबर है 1 अपॉन जो है एम 1 अपॉन AMU की वैल्यू, ये आपका एवोगेड्रोस नंबर है। अब बेसिकली आगे की चीज़ और समझते हैं। तो अगर मुझे कार्बन एटम की बात करनी है, सपोज कार्बन एटम की, ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि बेसिकली जो हमारा कार्बन होता है उसमें 12 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं कार्बन के वन ऑफ द आइसोटोप्स में, जो कि बहुत ज़्यादा एबंडेंट है। तो यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि 12 AMU जो है, 12 AMU में, ठीक है, 12 AMU ऑफ कार्बन में हमारे 12 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स जो भी कॉम्बिनेशन है वो समाएंगे। ओके, इसको मैं लिखता हूँ 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स के अंदर ये जो 12 प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, इसका क्या नाम है, 1 कार्बन एटम है ना, तो 1 कार्बन एटम है। ठीक है, तो इसका भी ये मतलब हुआ कि 12 ग्राम्स में, बेसिकली 12 ग्राम्स में कितने कार्बन एटम्स होंगे, 1/1.66 इंटू 10⁻24 कार्बन एटम्स, which again comes out to be 6.023 into 10⁻23, which is the Avogadro number of carbon atoms। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, AMU में जो भी नंबर यहाँ पे लिखा होता है इन जनरल, बेसिकली उतना ही अगर ग्राम्स में ले लिया तो उसके अंदर हमेशा एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे। तो अगर मैं बेसिकली ले लूँ, लेट से H2O मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो H2O मॉलिक्यूल अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि उसका जो एटॉमिक मास है वो 18 AMU है, 18 AMU है ना, कैसे 1 और 1 इसका एंड 16 इसका ऑक्सीजन का। तो H2O 18 मैंने अगर लिया तो बेसिकली इसके 18 ग्राम्स के अंदर आई विल गेट एवोगेड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसीलिए बेसिकली ये जो ग्राम्स का एवोगेड्रो कन्वर्जन है ये इस तरीके से होता है कि जो भी नंबर जो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट इन AMU, उसी को जब हम ग्राम में लेते हैं, एटॉमिक वेट इन AMU, इफ़ यू टेक एटॉमिक वेट जो कि AMU में था and convert it into grams, then you get Avogadro number of constituents या particle या molecules या whatever. So atomic weight in case of single atoms and molecular weight in case of those basically जो मतलब जैसे वाटर मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, ऑक्सीजन है तो O2 अगर गैस है
तो मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे, ठीक है। कार्बन अकेला एटम है तो बेसिकली आप एटॉमिक वेट बोलेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि एवोगैड्रो नंबर आया कहाँ से है। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो बेसिकली एलिमेंट के यहाँ पे दिखता है उसी को खाली ग्राम में लिख दिया तो बेसिकली उतने एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। बिकॉज ये जो चीज़ है ये सिर्फ एक एटॉमिक मास नंबर है। दिस इज एटॉमिक मास नंबर, ये एटॉमिक वेट नहीं है, एक्चुअल एटॉमिक मास नंबर है ये, ठीक है। किसी किसी में क्या होता है ना कि ये नंबर और एटॉमिक वेट जो है कभी कभार मैच होता है, तो दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। एटॉमिक मास नंबर जो है बेसिकली वो एटॉमिक वेट से डिफरेंट है। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसमें यहाँ पे 17 और यहाँ पे 35 लिखा होता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर हम इसी को मान के चलें कि यही एटॉमिक वेट है तो क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है बेसिकली वो कितना आना चाहिए? ग्राम्स में लिखेंगे तो इट शुड बी लाइक 35 ग्राम्स, है ना, अगर ग्राम्स में लिखा। और अगर हम लिखेंगे तो बेसिकली AMU में तो वो 35 AMU होगा, जब ग्राम्स में लिखेंगे 35 ग्राम्स होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने कभी भी वैल्यू इसकी देखी होगी 35.5 ग्राम्स रहता है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि क्लोरीन का एक ही आइसोटोप नहीं है ना। क्लोरीन के दो आइसोटोप से जो नेचर में मिलते हैं हमें, और वो है बेसिकली एक तो 17Cl35 है और एक है 17Cl37। तो इसके अंदर जो है 18 प्रोटॉन्स होते हैं, इसके अंदर जो है 20 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, तो अब आप बोलेंगे सर अगर आपने इन दोनों को कंसिडर भी किया तो जब हम एवरेज निकालेंगे, इफ़ वी टेक अ प्लेन एवरेज, तो बेसिकली क्या होगा 35 + 37 डिवाइड बाई 2 कर देंगे और हमको जो है 36 आ जाएगा। ये 35.5 वाला क्या चक्कर है? तो एक्चुअल में हम एवरेज ऐसा नहीं लेते हैं, दिस इज़ अ रॉन्ग एवरेज। तो हम कैसा फिर एवरेज लेते हैं? वी टेक वेटेड एवरेज, वी टेक वेटेड एवरेज। तो जो वेटेड एवरेज होता है वो क्या होता है? तो वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं ना कि रिलेटिव अबंडेंस कंसिडर करते हैं। वी कंसिडर रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस का सीधा साधा मतलब ये है कि कौन सा आइसोटोप नेचर में कितना परसेंटेज है। मतलब अगर ये दोनों नेचर में मिलते हैं तो इक्वल अमाउंट में तो नहीं मिलते होंगे, अलग अलग अमाउंट में मिलते होंगे। तो ये जो है बेसिकली हमारा मिलता है 75% ऑफ टाइम्स, और ये जो मिलता है ये 25% ऑफ टाइम्स मिलता है। यानी कि इन द सेंस अगर आपने एक एयर की एक यूनिट वॉल्यूम ले ली और सपोज उस एयर में क्लोरीन है, मान लेते हैं कि उस एयर में क्लोरीन है, और आपने अगर इसे सेपरेट किया तो आपको उस वॉल्यूम में से 75% जो है ये वाला ही मिलेगा और 25% ये वाला मिलेगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इतना ही मिलेगा, लेकिन इन जनरल जब ये एक्सपेरिमेंट्स बार बार रिपीट किए गए विद डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ यू कैन से क्लोरीन गैस, आइसोलेटेड क्लोरीन गैस, तो लगभग यही फिगर हमेशा उभर के आया कि जो ये 35 वाला है उसमें 75% है और जो 37 वाला है ये इसमें 25% टाइम्स मिलता है हमको ये। तो अगर हम इसे कंसिडर करें तो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज का। तो वेटेड एवरेज इज़ बेसिकली 35 वाला क्लोरीन इंटू 75% ऑफ टाइम्स, और बेसिकली 37 वाला क्लोरीन 25% ऑफ टाइम्स डिवाइड बाई दिस 75 + 25, सो दैट इज कॉल्ड अ वेटेड एवरेज। जब ये हम निकालते हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट सिंपली 35 इंटू 75 + 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, और इसकी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट 35.5 ग्राम्स। सो बेसिकली दिस इज द आंसर। सिमिलरली कॉपर का अगर आप देखेंगे, इफ़ यू टेक कॉपर, तो कॉपर में जो रहता है एक होता है 63 वाला और दूसरा कॉपर वाला होता है 65 वाला। तो इसका अगर आप वेटेड एवरेज निकालते हैं तो वो आ जाता है 63 वाला मिलता है 70% टाइम्स और 65 वाला मिलता है आपका 30% टाइम्स। सो यहाँ पे 70 + 30 लिख देंगे, ये वेटेड एवरेज हो गया। तो आपको जो इसकी वैल्यू है बेसिकली वो आ जाएगी 63.6।